गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने यूनिट 7 करी थी, उसमें सिर्फ सिंगल एक चैप्टर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद यूनिट 8 की बात कर रहे हैं। ये पहले इसलिए उठाई हमने क्योंकि दोनों चैप्टर केमिस्ट्री बेस्ड, जिनको करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यूनिट 8 की जब बात करेंगे तो उसमें दो चैप्टर इंक्लूड है। एक चैप्टर 12 जिसमें हम एटम्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर 13 जिसमें हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम पहले चैप्टर नंबर 12 करेंगे, एटम्स। अब एटम्स वाले चैप्टर में क्या क्या चीजें की जाएगी जो हमारे कोर्स में है। पहला, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड मॉडल इसी पे बेस्ड है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, वर्क फंक्शन पढ़ेंगे, इसके कंक्लूजन पढ़ेंगे, रिजल्ट्स पढ़ेंगे। देन इस पे बेस्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। जब भी हम कोई मॉडल पढ़ेंगे तो निश्चित उसके ड्रॉबैक भी होंगे, जिससे अदर जो भी साइंटिस्ट आएगा वो पहले ड्रॉबैक को दूर करेगा। तो सबसे पहला आ जाता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल एटम्स में जो ड्रॉबैक है उसे बोर्स ने कम दूर किया। तो सेकंड, जब रदरफोर्ड के बाद आ जाएगा हमें बोर मॉडल ऑफ एटम्स। इसमें टोटल हम 3 इसकी पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। उसमें बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे, जैसे हाइड्रोजन एटम की किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसकी रेडियस का फॉर्मूला, बाइंडिंग एनर्जी और एक्सेट्रा। फिर आ जाएंगे हमारे एनर्जी लेवल्स ऑफ एटम्स। एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स जब हम लेवल की बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में संक्रमण करेगा तो एनर्जी किस प्रकार से एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, उन सब के कॉन्सेप्ट आएंगे। नेक्स्ट लास्ट आ जाएगा आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें हम सीरीज पढ़ेंगे जो आपने पढ़ी भी होगी छोटी क्लासों में, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट एंड फुंड सीरीज। नहीं चैप्टर कंप्लीट होगा। तो यहाँ हम इन सब चीजों को किसमें पढ़ना है, एटम्स वाले चैप्टर में। हाँ, तो हमारी यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्लियस वाली स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया था इस पूरी यूनिट में जो पढ़ने के चैप्टर है इसमें दोनों चैप्टर कॉमन है, एटम्स एंड न्यूक्लियस। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। सेकंड, इसी एक्सपेरिमेंट से एक डिस्टेंस निकलेगी। सेकंड टॉपिक आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिससे हम न्यूक्लियर साइज कंक्लूड करेंगे। थर्ड, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज है। फोर्थ, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किन किन पार्टिकल से मिलकर बना है। फिर एटॉमिक नंबर क्या चीज है, मास नंबर क्या चीज है, एंड एटॉमिक मास यूनिट क्या। 6 पॉइंट में हम पढ़ेंगे रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस एंड ए न्यूक्लियर डेंसिटी। फिर मास एनर्जी रिलेशन एंड मास डिफेक्ट। फिर बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। 9th, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे एंड इन्फरसेंस उस कर्व से क्या क्या कंक्लूजन निकले वो सब पढ़ेंगे। नेक्स्ट, न्यूक्लियर फोर्सेस कौन कौन से हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस में हम बात करेंगे मैसोन्स, पाई मैसोन्स, पॉजिटिव पाई मैसोन्स एक्सेट्रा। फिर न्यूक्लियर फोर्स में हम पढ़ेंगे जब मैसेज आएगी रेडियो एक्टिविटी एंड सोडीज डिस्प्लेसमेंट लॉ। फिर रदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। फिर रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ पीरियड। लास्ट, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो आ जाता है बेटा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में क्या दिख रखा है, मिड पार्ट है इसका थिन गोल्ड फिल्म। थिन का मतलब ये फिल्म इतनी पतली है जिसे लगभग न्यूक्लियर साइज माना गया है 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर की। इसके ठीक सामने एक अल्फा सोर्स रखा है। अल्फा सोर्स, अल्फा पार्टिकल कौन इमिट करेगा, आपके बिस्मिथ से अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे। इट मींस बिस्मिथ इज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल जो सभी डायरेक्शन में इमिट होंगे उन्हें पर्टिकुलर बीम की तरह हमें इस फॉइल पे भेजना है।
निश्चित है इन्हें एक बीम में या एक रेज के रूप में इमिट करने के लिए इन सब को एक लीड बॉक्स से, लेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, लेड इज ए, कहा जा सकता है कि लेड अल्फा पार्टिकल को रिपल्स करता है। देन ये थिन फिल्म पे जाएंगे। थिन फिल्म के चारों ओर एक स्क्रीन लगी रहती है जिस पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश की हुई होती है। जिंक सल्फाइड इज सेंसिटिव फॉर आयंस। जब अल्फा पार्टिकल की बीम थिन फिल्म पर एमिट होगी और स्क्रीन पर हमें जो डिफेक्ट दिखाई देंगे उनसे निष्कर्ष या कंक्लूजन्स निकलेंगे। जब हम थिन फिल्म की बात करेंगे तो बात आएगी एटम की। एटम जहां मिड पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट होगा जिससे न्यूक्लियस की जानकारी मिलेगी। ये सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, क्या इफेक्ट डाल रहा है। देन एक ग्राफ बन जाएगा किसके बीच में, स्कैटरिंग एंगल के बीच में और नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड कितने स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं और स्कैटरिंग एंगल के बीच में डायग्राम। देखें कि अल्फा पार्टिकल इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल जिसे 2He4 प्लस आयन कहा जाता है। तो अल्फा पार्टिकल इज ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कैरिंग ए चार्ज ऑफ +2e एंड मास इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दैट इन हाइड्रोजन एटम। जिसका मास या चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का डबल बट पॉजिटिव, और जिसका मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम है उसके मास का 4 गुना। इट ट्रेवल विथ ए स्पीड नियरली, जो जब बम्बार्ड करेंगे किस पर, गोल्ड फॉइल पर, तो उनकी स्पीड बनी रहेगी 10⁴ मीटर पर सेकेंड एंड इट्स हाईली पेनिट्रिंग। देखिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, फिर जो आपके चारों ओर स्क्रीन है उसमें मॉडर्न एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है। देखिए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में सोर्स ऑफ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल के लिए जो काम में लिया जाएगा वो जनरली हम बिस्मिथ काम में लेते हैं या रेडॉन काम में लिया जाता है। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल, जब हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो इसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट स्पीड 10⁴ मीटर पर सेकेंड, जबकि गीगर मेडरसन एक्सपेरिमेंट में इसकी जो स्पीड होती है 1.6 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल, जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो गोल्ड फॉइल काम में ली जाती है उसकी थिकनेस 10⁻⁻⁶ मीटर ऑर्डर की होती है, जबकि गीगर मेडरसन एक्सपेरिमेंट में इसी गोल्ड फॉइल की थिकनेस 2.1 × 10⁻⁷ मीटर ऑर्डर की। अब ऑब्जर्वेशन को हम एक टेबल के रूप में, टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे। सीरियल नंबर, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। सबसे पहले बात कर रहे हैं सीरियल नंबर। फर्स्ट क्या देखा गया कि जैसे ही गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाता है तो कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन या ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्टेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो बहुत से अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल से सीधे निकल जाते हैं। इस चीज से क्या कंक्लूजन निकला, इट इंडिकेट दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। क्या कह रहा है कि जो एटम है उसमें मैक्सिमम जो स्पेस है वो एम्प्टी बना रहता है, खाली रहता है। सेकंड, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स लेस देन 90 ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू डिग्रीज। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम तो सीधे निकल गए, कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों हो गए, कारण हो गए। इससे कंक्लूजन क्या निकला, अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिवली चार्ज एंड हैवी कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन could only be deflected by heavy and positive regions in an atom. It indicates that the positive charge and the most of the mass of the atom are
co-centered at the center, which called nucleus. Third, a few particle means 9000 पार्टिकल में से सिर्फ सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा है. क्या कह रहा है? ए फ्यू पार्टिकल, alpha particles 1 in 9000 were deflected through the large angle greater than 90, just equal greater than 90 का मतलब 180 डिग्री भी हो सकता है, even greater than 90 degree. Some of them even retract their path. Angle of deflection was 180 degree. फिर 9000 या 9000 पार्टिकल में से सिंगल एक पार्टिकल जो क्या होता है, रिट्रेस्ड their path at 180 degree. क्या कंक्लूजन निकला इससे? अल्फा पार्टिकल्स which travel towards the nucleus directly get retracted due to Coulomb's force of repulsion and ultimately comes to rest and then fly off in opposite direction. कि इतने पार्टिकल्स में से एक सिंगल पार्टिकल जो जिस पाथ को फॉलो कर रहा था वो रिफ्रैक्ट हो गया, वापस उसी पाथ पर 180 डिग्री बनाकर वापस लौटा है. अभी पढ़ा था हमने एन थीटा, क्या था? नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल. एंगल कौन सा? जो थीटा एंगल बना रहा है, sin to the power 4 थीटा बाय 2. नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेकंड टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियर साइट्स. क्या देखा हमने? सिंगल पार्टिकल 9000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल 180 डिग्री पर वापस रिट्रेस्ड हो गया, तो निश्चित है ये न्यूक्लियस तक तो नहीं गया होगा. तो हमने कहा यहाँ कूलॉम रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा है, तो ये बोल रहा है वो क्लोजेस्ट अप्रोच या वो डिस्टेंस निकालनी है जिससे वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया. क्या कह रहा है? when the distance between alpha particle and the nucleus, nucleus जो पॉजिटिव और alpha particle जो पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, is equal to the distance of closest approach, जिसे r नॉट से शो किया जाएगा. the alpha particle comes to rest, और इसके बाद कैसा होता है? रेस्ट में आ जाता है. तो हमें क्या निकालनी भाई? r नॉट, क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस निकालनी. क्या देखा हमने? रेस्ट में आ जाता है, एनर्जी चेंज हो जाती है. एट दिस पॉइंट ऑफ डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अल्फा पार्टिकल इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ऑफ द सिस्टम. अब हम बात करें कि मान लिया यहाँ जो अल्फा पार्टिकल उसका मास m है और वो u वेलोसिटी से मूव होके जा रहा है, तो निश्चित उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv². यहाँ बन गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mu². और दो चार्ज है, कौन कौन से? एक पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, एक पॉजिटिव न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल का चार्ज हमने माना है कितना? अभी बताया था आपको. अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो होता है +2e, और न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो Ze. Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स. इसका चार्ज तो हो गया Ze, इस पर +2e, दोनों एक दूसरे को रिपल्स करेंगे. किस डिस्टेंस पर? क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस r0. हमने पढ़ा है जब बीच की डिस्टेंस r0 हो, पहला चार्ज q1 हो, दूसरा चार्ज q2 हो, तो उनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फॉर्मूला पढ़ा था हमने, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस. देखिए k का मीन्स कूलॉम कांस्टेंट 1/4πε0. Q1 मीन्स चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2e. Q2 चार्ज ऑन ए न्यूक्लियस Ze. ये दोनों मल्टीपल होंगे, क्या बन जाएगा? 2Ze² अपॉन डिस्टेंस कितनी है? r0. तो हमें फॉर्मूला किसका बनाना? r0 का. या r0 इस जगह आ जाएगा या एज इट इज के नीचे चला जाएगा. तो r0 का फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 2Ze² अपॉन हाफ mu². इस फॉर्मूले में आप सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आप न्यूक्लियर साइज या क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं.
नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसे स्मॉल बी से शो किया गया। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? देखो एक बी यहाँ डिस्क्राइब कर, एक पैरेलल डिस्टेंस है, बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? एक उस पाथ की जो बिल्कुल सेंटर में, जब हमने कहा 180 डिग्री रोटेट होकर वापस आ गया वो, और एक थीटा एंगल पर जो डिफ्लेक्ट हुआ उसके बीच की पैरेलल डिस्टेंस। क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस व्हेन इट्स फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर का डायरेक्टली फॉर्मूला है, हमारे ड्राइव नहीं है 12th क्लास में। इम्पैक्ट पैरामीटर को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर्मूला है ZE² cot θ/2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ mu²। फॉर्मूले से रिलेटेड कंक्लूजन, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ b cot θ/2 is large and theta of the scattering angle is small. Conclusion, alpha particle traveling far from the nucleus suffer small deflection। ये जो ज्यादा दूर होते हैं, जिनके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर लार्ज होता है, वो निश्चित है सफर्ड करते हैं क्या? स्मॉल डिफ्लेक्ट या स्मॉल डिफ्लेक्शन एंगल से सफर्ड होते हैं। सेकंड, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ b cot θ/2 is also small and theta the scatter angle is large। Conclusion, alpha particle traveling close to the nucleus suffer a large deflection। जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास से आएगा वो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, और जो ज्यादा दूर से जाएगा वो कम एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। इस कंडीशन में b = 0 मींस आपके इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ही 0 हो जाए। अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर of the nucleus cot θ/2 0 means θ/2 is 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब जिसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 होगी वो पार्टिकल 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगा, मींस वो वापस उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ पर उसने मूवमेंट किया था। द अल्फा पार्टिकल रिट्रेस देयर पाथ। फिर आ जाता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस में हम पहला पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, दूसरा मास नंबर, थर्ड मास डिफेक्ट। पढ़ते हैं। एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन हैज 2 टाइप ऑफ पार्टिकल। हाइड्रोजन को छोड़ते तो बाकी जितने भी न्यूक्लियस है हैव 2 टाइप ऑफ पार्टिकल। कौन कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट ओनली प्रोटॉन। प्रोटॉन की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि प्रोटॉन के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन मौजूद है। बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज। कितना? जितना इलेक्ट्रॉन पर है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड मास 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। The nucleon 1836 times heavier than an electron। सेकंड बात करते हैं न्यूक्लियस में सेकंड एटम कौन सा है? सेकंड पार्टिकल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज आल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल विथ नो चार्ज, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं, मींस न्यूट्रल है, एंड मास 1.675 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। दिस इज 1840 times heavier than an electrons। अगर दोनों को देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन इज जस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों सेम रखते हैं। एटॉमिक नंबर जिसे Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास जिसे A से, या एटॉमिक मास नंबर जिसे A से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक मास का मतलब जो न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस में क्या क्या है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic mass number। A is equal to Z plus N। Z is equal to number of protons and N number of neutrons। Atomic mass unit AMU। Atomic mass unit is 1/12 of mass of an carbon atom।
1 am is equal to 1/12 of 12 upon 6.023 into 10 to the power 23 means सॉल्व किया जाए तो 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। इसका मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितने किलोग्राम होते हैं? 1.66 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। नेक्स्ट आ जाता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डज नॉट हैव ए शार्प or well-defined boundary. However, the radius nucleus can be given as पढ़ा हमने chemistry में formula R is equal to R naught a to the power 1/3, where R naught is a constant. The value of R naught is 1.2 into 10 to the power minus 5 meter is a constant which is the same of all nucleus. A is the mass number of the nucleus. Radius of nucleus range from 1 Fermi meter to 10 फर्मी मीटर। न्यूक्लियस वॉल्यूम की बात करें तो न्यूक्लियस का शेप हमने स्फेरिकल माना है तो इसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, जहां वेयर आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब हमने आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन फॉर्म में पढ़ा आर नॉट ए टू द पावर -3, अगर यहाँ आर की वैल्यू रख दी जाए तो बन जाएगा 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए। यह देखा जाए तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। जिस एटम्स के लिए एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। न्यूक्लियस डेंसिटी, मास ऑफ न्यूक्लियस m इज इक्वल टू amu। ए 1 m की वैल्यू हमने पढ़ी 1.66 × 10 to the power minus 27 किलोग्राम। देन न्यूक्लियर वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए, देन अगर सारी वैल्यूज रख दी जाए 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर नॉट की वैल्यू 1.2 10 to the power minus 15 का क्यूब, ए मीटर क्यूब, देन वैल्यू निकलती है 7.24 into 10 to the power minus 14 ए मीटर क्यूब। देन न्यूक्लियस डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो पढ़ा हमने एमयू, वॉल्यूम में भी ए आ रहा है, ए से कैंसिल, तो वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.29 into 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डिस्कशन, द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर्स। जो मास नंबर है उस पर डिपेंड नहीं करती है। सो ऑल द न्यूक्लियस पॉजेज nearly the same density. Second, the nuclear density has extremely large value. Such high density are found in white dwarf stars which contain mainly nuclear matters. Third, the nucleus density is not uniform throughout the nucleus. It has maximum value at the center and decrease gradually as we move away from the center of the nucleus. Fourth, the nuclear radius is the distance from the center of the nucleus at which the density of nuclear matter decreases to 1/2 of its maximum value at the center. Next, mass energy and relation. इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें। थैंक यू।